बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड एग्जामिनेशन, ये आज हमारी तीसरी क्लास है फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड एग्जामिनेशन की। पहली दो क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन और ओरिएंटेशन दी थी और बेसिक्स के बारे में, बेसिक्स क्रिमिनोलॉजी की जो है उसके बारे में डिस्कशन की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है फ्रॉडस्टर के बारे में, एक्सीडेंटल और हैबिचुअल। जो फ्रॉडस्टर होते हैं ये एक्सीडेंटल कौन से होते हैं और हैबिचुअल कौन से होते हैं। तो इसमें जो आपके बिहेवियर को, जो फ्रॉडस्टर के बिहेवियर को रिकॉग्नाइज करने के लिए, या रीजंस जो पीछे होते हैं हिस्टोरिकल, क्यों एक आदमी है तो वो फ्रॉड क्यों कमिट करता है, तो इस पे आज हमारी डिस्कशन होगी, आज का जो हमारा लेक्चर है। ताकि अगर आपके बिजनेस के अंदर या जहाँ पे आप देखते हैं, जहाँ पे आपकी कोई ड्यूटी लगती है एनालाइज करने के लिए, ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो कौन कौन से चीजें हैं जो जिनसे एनालाइज किया जा सकता है कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है या एक्सीडेंटल है, और इसने फ्रॉड किया है या नहीं किया। तो ये बिहेवियर के सिम्टम्स कौन से हैं, बिहेवियर के रेड फ्लैग्स कौन से हैं। तो आज हमारी ये डिस्कशन ये होगी। ठीक है, ये आपके सामने ऑब्जेक्टिव्स हैं आज की क्लास के बारे में कि एक्सीडेंटल फ्रॉडस्टर जो होते हैं इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, वो कौन होते हैं, उनके बिहेवियर और उनके जो रेड फ्लैग्स एसोसिएट होते हैं फर्स्ट टाइम फ्रॉड करने वालों के साथ, इनको हम देखेंगे कि रिकॉग्नाइज कैसे किया जा सकता है। और उसके बाद हम जो लूप होल्स होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। और इसके बाद हम लर्न करेंगे कि प्रिवेंटिव कंट्रोल कौन से हैं, किस तरीके से इनसे बचा जा सकता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि एक्सीडेंटल फ्रॉडस्टर जो होते हैं या हैबिचुअल प्रेडेटर जो फ्रॉडस्टर होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपको एक्सीडेंटल फ्रॉडस्टर का क्लियर हो जाता है तो इसको आप इन्वर्स कर लें, उल्ट कर लें, तो आपको हैबिचुअल का या प्रेडेटर जो फ्रॉडस्टर होता है इसके बारे में क्लियर हो जाए कि वो कौन होते हैं। ठीक है, तो एक्सीडेंटल जो होते हैं, एक्सीडेंटल एक्सीडेंटल से नाम से क्लियर हो रहा है कि ये वो होते हैं जो इत्फाकन ये क्राइम कमिट करते हैं। मीन कि इनका प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं होता, प्रीवियसली ये बहुत ऑनेस्ट लोग होते हैं। इनके जो प्रीवियस कैरियर होता है, प्रीवियस रिकॉर्ड होता है, ट्रैक रिकॉर्ड हिस्ट्री के अंदर देखें तो ये बहुत ऑनेस्ट लोग होते हैं। और इन कुछ रीजंस होते हैं, आगे हम उनको डिस्कस करेंगे वो कौन से रीजंस हैं। वो कौन सी एक ट्राई एंगल होती है जिसमें हमें क्लैरिफिकेशन हो जाती है कि ये लोग जो हैं ये इन रीजंस की वजह से, और ये सिम्टम है जिनकी वजह से ये लोग फ्रॉड कमिट कर सकते हैं। तो जो एक्सीडेंटल फ्रॉस्टर होता है उसकी पहली ये होता है कि इनके इनकी इनका जो बैकग्राउंड है इसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका नहीं होता, ऑनेस्ट लोग होते हैं। और स्ट्रांग कम्युनिटी स्टैंडिंग होती है, लोग जो मुआशरे के अंदर इनका स्टेटस अच्छा होता है, गुडविल अच्छी होती है, और ये कंसिडर किए जाते हैं कि नहीं, ये ही इज अ मैन ऑफ वर्च्यू, ये नहीं कर सकता ऐसा। जो एक्सीडेंटल फ्रॉस्टर होते हैं इसके लिए ये इसके करेक्टर्स के अंदर ये चीजें शामिल होती हैं। और ये जब ये करता है, जब ये फ्रॉड करता है तो उस वक्त उसके ऊपर कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रेशर होता है या कोई उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है उस वक्त। और तीसरी चीज जो है वो ये है कि वो इस फ्रॉड को अगर पकड़ा जाता है या पकड़ा नहीं भी जाता तो रैशनलाइज करने की कोशिश भी करता है। मीन कि जब वो फ्रॉड कमिट कर रहा होता है, चूंकि वो ऑनेस्ट होता है और वो एक्सीडेंटली फ्रॉड कमिट करता है, तो जब वो कमिट कर रहा होता है उसको रैशनलाइज करने की कोशिश करता है। दो वो शायद लेटर ऑन करता नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये नहीं मतलब समझ लें कि ये एक्सीडेंटल के ये निशाने में शामिल है कि ये बाद में रिटर्न कर देगा, ऐसा नहीं है। मगर ये कि वो अपने आप को जस्टिफाई करता है, और अगर वो पकड़ा जाए तो कम्युनिटी को भी सेटिस्फाइड करता है, या आप जिनके साथ उसने फ्रॉड किया है उसको भी सेटिस्फाइड करने की कोशिश करता है। जैसे कि मतलब रैशनलाइज करता है कि मैं तो ये उधार ले रहा हूं, वापस कर देना था मैंने। फॉर एग्जाम्पल एक है अकाउंटेंट है, या एक आदमी है उसको अकाउंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसके हवाले कुछ करेंसी भी की गई है, तो काफी अरसे से उसके पास पेमेंट पड़ी हुई है, तो उसको घर में जरूरत पड़ी, फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज्यादा आया, तो वहीं से उठाता है और इस्तेमाल कर देता है। और जब अगर उसको वापस वहां पे जरूरत नहीं पड़ती तो वो वापस नहीं करेगा। मगर जब उठाता है तो उस वक्त उसकी जेन में यही चीज होती है कि मैं पैसे उठा रहा हूं तो ये पैसे मैंने वापस करने हैं। और अगर वहां से पकड़ा भी जाए कि किसी वक्त उस वहां का ऑडिट हो जाए कि पूछा जाए कि आप इतने अमाउंट कम क्यों है,
तो वहां पे वो यही जवाब देगा, वो मैं लेकर गया था और मेरी इंटेंशन ये कि मैं बारो कर रहा था। और अगर उससे बाद में कभी भी आप ना मांगे वापस, तो क्योंकि फाइनेंशियल प्रेशर उसके ऊपर कंटिन्यू रहता है, तो वापस नहीं करता। ये एक एक ये जो ट्राई एंगल, उस पर हम अगर डिस्कशन करेंगे। जो एक्सीडेंटल फ्रॉस्टर होते हैं वो इनहेरेंटली क्रिमिनल नहीं होते, मगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, कुछ प्रेशर इतना हो जाता है कि वो अपने आप को इसके लिए रैशनलाइज भी कर लेते हैं और अपने आप को ये जस्टिफाई भी कर लेते हैं। उनके अंदर जो माइंड के अंदर डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है, वो उनको इस चीज पे कायल कर लेता है, कन्विंस कर लेता है कि जो आप ठीक जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हो। ये एक्सीडेंटल फ्रॉडस्टर की एक ये ट्राइएंगल है। इस ट्राइएंगल को आप समझें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्सीडेंटल फ्रॉडस्टर कौन होते हैं। पहली चीज है कि एक्सीडेंटली जो फ्रॉड करते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर होता है। प्रेशर मीन के फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है, या कोई इमोशनल, या कोई और कुछ ऐसी फोर्स होती है जो उनको मजबूर करती है काम करने के लिए। और फिर दूसरी बात ये, अपॉर्चुनिटी भी हो। अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो वो नहीं करेंगे। अपॉर्चुनिटी का होना भी जरूरी है। एक्सीडेंटल फ्रॉस्टर जो होता है उनके लिए अपॉर्चुनिटी का होना भी जरूरी है। अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो वो नहीं काम करेंगे ये। और तीसरी जो ट्राइएंगल के अंदर जो तीसरा एलिमेंट है, वो ये है कि वो इस चीज को रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। उनका जो डिसऑनेस्ट एक्शन होता है उसको किसी भी तरीके से वो जस्टिफाई करते हैं। मैं आगे एग्जांपल आपको दूंगा कैसे कैसे। फॉर एग्जांपल, वो कहेंगे ये इतने कौन से बड़े पैसे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बैंक में गए तो उन्होंने कुछ पैसे, चलिए इसको और कर लें। आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, वहां पे आप कोई सामान लेते हैं, उसमें से वो 10 रुपीज 20 रुपीज ऊपर नीचे कर लेता है, और उसको पता है कि ये 10 रुपीज मैंने ऊपर नीचे कर लिए हैं। मगर अगर आप उसको पकड़ लेते हैं तो वो कहता है इतने कौन से ज्यादा पैसे थे, सिर्फ 10 रुपए ही तो थे। तो मतलब ये कि वो रेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह अगर बड़े लेवल पे अगर आप देखें तो वो अगर उसमें से आपकी पेमेंट में से या किसी चीज को उठा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने तो अमाउंट की आपको पैसे की एग्जांपल दी है, पैसा नहीं, कोई कोई गुड्स या कोई आर्टिकल या कोई चीज ऐसी है जो उनकी कस्टडी में दी गई है, उस चीज को पर्सनल यूज में लेकर आ जाते हैं। और अगर उनसे पूछा जाए तो यही कहते हैं इधर भी फारिग ही पड़ी थी, तो मैंने कहा चलें जब जरूरत होगी मैं वापस लेकर आ जाऊंगा। लेट्स सपोज कि आपके ऑफिस में एक फैन पड़ा था, अरसे दराज से वो यूज में नहीं था, एक कूलर था वो यूज में थे, उस बंदे को घर में कूलर की जरूरत थी, वो यहाँ से उठा के घर लेकर चला जाता। तो ये, और उसके बाद वो क्या सोचता, कहता जब यहाँ पे जरूरत होगी मैं वापस दे दूंगा। ये क्या, ये रैशनलाइज करने की कोशिश की जाती है। उनको अपॉर्चुनिटी मिली कि फैन वहां पे पड़ा था और फालतू पड़ा था और किसी ने पूछा भी नहीं, किसी को पता भी नहीं था, उसी की कस्टडी में था, और घर में फैन की जरूरत भी थी। तो प्रेशर था घर में, अपॉर्चुनिटी मिली, और उठा ले गया उससे वहां से फैन को, और उसने इसको रैशनलाइज करने की कोशिश की कि मैंने वापस कर देना है। एक्चुअली ये फ्रॉड की ही एक किस्म में, क्योंकि अगर उससे वापस प्रेशर तो रिलीज नहीं होगा, और अगर वापस भी ना मांगा जाए तो उसने वापस नहीं करना। तो ये जो एक्सीडेंटल फ्रॉडस्टर होते हैं, इनकी ये तीन जो एलिमेंट्स हैं, इनका ट्राई एंगल है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप अलग अलग डिस्कस करने की ट्राई करते हैं, और इससे ही आपको क्लियर हो जाएगा कि जो एक्सीडेंटल फ्रॉडस्टर होता है और हैप्चुअल फ्रॉडस्टर में क्या डिफरेंस होता है। लोग जो एक्सीडेंटल फ्रॉडस्टर होते हैं ये फ्रॉड क्यों कमिट करते हैं? ठीक है, सबसे पहला ये क्वेश्चन है, ये क्यों कमिट करते हैं? तो पहला रीजन इसके पीछे जो चीज है वो है प्रेशर। कोई ना कोई प्रेशर होता है, तो वो प्रेशर की वजह से वो फ्रॉड करते हैं। जो डेरिवेटिंग फोर्स होती है इनके पीछे, ये ये प्रेशर होता है। फाइनेंशियल प्रेशर, या कोई फैमिली प्रेशर, या कोई इस तरह का प्रेशर होगा जो उनको मजबूर करता है कि ये करें। नॉर्मली वो ऑनेस्ट पर्सन होते हैं, मगर उस प्रेशर की वजह से वो फ्रॉड कमिट करते हैं। जो एक्सीडेंटल फ्रॉडस्टर होते हैं वो, और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एक्सीडेंटल फ्रॉडस्टर होते हैं यही बाद में प्रेडेटर और हैप्चुअल बन जाते हैं। तो ये पहला रेड फ्लैग है किसी को एक्चुअल हैप्चुअल ओफेंडर की तरफ ले जाने में। हैप्चुअली तभी होते हैं जब एक बार कमिट किया तो उस वक्त उसकी ये था कि जस्टिफाई कर रहा हूं मैं, वापस कर ही देना है, कर दूंगा। नहीं किसी ने पूछा, दूसरे बार उस पर और कर दिया, एक बार और कर दिया, फिर उसके बाद वो इसको हार्ड एंड फास्ट साइड पे लेकर चले जाते हैं। फिर वो एक्सीडेंट की बजाय वो नॉर्मली हैप्चुअल हो जाते हैं।
तो हर हैप्चुअल ऑफेंडर जो होता है वो कभी ना कभी एक्सीडेंटल ऑफेंडर होता है। तो एक्सीडेंटल ऑफेंडर जो होता है, एक्सीडेंटल जो फ्रॉडस्टर होता है, ये पहला स्टेप है फ्रॉड का। इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑनेस्ट ही होते हैं। ऑनेस्ट तो इंसान बाई बर्थ होता है, और एक वक्त आता है कि वो इंसान ऑनेस्ट से डिसऑनेस्ट हो जाता है। तो ये दरमियान मतलब यही वो लाइन है जहां से वो ऑनेस्ट से डिसऑनेस्ट होता है, कि जब वो डिसऑनेस्ट स्टार्ट करता है किसी ना किसी प्रेशर की वजह से, और उसको अगर रोका नहीं जाता, हर्डल नहीं दी जाती, तो फिर वो कंप्लीट हैप्चुअल हो जाता है। अब इसमें ये मोटिवेशनल फोर्सेस कौन सी हैं? जैसे पर्सनल फाइनेंशियल हार्डशिप, एक बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर आ गया, जैसे मेडिकल बिल्स हैं, डेट हैं, कोई आपकी जॉब इनसिक्योरिटी है, आपसे की सैलरी रुक गई है, फैमिली की नीड्स हैं कुछ इस तरह करके। ये सोशल प्रेशर है कि आप लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, कि फलां के पास वो गाड़ी है, मेरे पास वो गाड़ी नहीं, फलां के पास वो चीज़ है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है, मैं भी वो लेकर आऊँ। घर के अंदर ये चीज़ है मेरे पास, उसके पास इस तरह के आर्टिकल्स हैं घर में रखने वाले, फर्नीचर इस तरह का है, मेरे पास नहीं है। अ, तो ये चीजें दूसरों की तरह मेंटेन करने के लिए भी वो करते हैं, करप्शन की तरफ जाते हैं। जो आपकी किसी कंट्री की या किसी खास जगह इन्फ्लेशन है और कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर इंक्रीज हो जाए, तो फिर भी लोग फ्रॉड की तरफ जाते हैं। ये प्रेशर्स होते हैं जो आपको फ्रॉड की तरफ लेकर जाते हैं। ये फैमिली ओब्लिगेशन, जैसे बच्चों की स्टडी के लिए, बच्चों की मैरिज वगैरह करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, पैसा नहीं है तो भी, अगर उसके बाद दूसरी चीज क्या है, दूसरी उसके बाद अपॉर्चुनिटी है। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो प्रेशर कुछ भी नहीं कर सकता। अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो, और प्रेशर भी होगा और अपॉर्चुनिटी भी होगी, दोनों चीजों का होना तो जरूरी है। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या? एबिलिटी टू कमिट फ्रॉड। और कौन सा फ्रॉड? दैट शुड रिमेन अनडिटेक्टेड। ऐसा फ्रॉड जो बाद में डिटेक्ट ना हो सके, पता हो कि मेरे पास ही है, इसका वो हैंडल पिछले 2 साल से 3 साल से मैं ही कर रहा हूँ, मेरे अलावा तो कोई हैंडल नहीं कर रहा, मेरे अलावा तो कोई पूछता ही नहीं है, ये हर चीज, ये सब कुछ कंप्लीट मेरे कंट्रोल में है। जब ये अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है, तो उस वक्त क्या करता है? उस वक्त वो बंदा फ्रॉड करता है। ये अपॉर्चुनिटी बहुत लाजमी इसका एलिमेंट है एक्सीडेंटल फ्रॉडस्टर का। अच्छा, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली ना, और अगर उसको प्रेशर है भी, तो फिर भी वो फ्रॉड नहीं कर सकता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कि इंटरनल कंट्रोल जो है वो वीक है, कि सिस्टम ने इंटरनली कोई कंट्रोल नहीं रखा हुआ, उन्होंने छोड़ दिया उसकी ऑनेस्टी के ऊपर, क्योंकि बंदा बहुत ऑनेस्ट है। सिर्फ ऑनेस्टी के ऊपर नहीं रखना होता, बल्कि सिस्टम को कंट्रोल करना होता है, कि वहां पे ऑनेस्ट आए या डिसऑनेस्ट आए, दोनों को वो सिस्टम कंट्रोल कर ले। तो सिस्टम के अंदर जब आप अपना एक सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, एक बिजनेस रन कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो आपके एम्प्लॉयज हैं, उनकी ऑनेस्टी के ऊपर नहीं छोड़ दिया जाता, उनके एसेट्स को जब उनके हवाले किया जाता है, तो उनके ऊपर कोई चेक भी रखा जाता है। आपका अगर इंटरनल कंट्रोल वीक होगा, तो अगर उनको ये अपॉर्चुनिटी, इंटरनल कंट्रोल का वीक होना एक एक्चुअली दैट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स। तो अगर आप यही समझें चूंकि मैंने जो एम्प्लॉय इंगेज किया वो ऑनेस्ट है, तो वो नहीं कर सकता, तो ऑनेस्ट के ऊपर जब फैमिली प्रेशर आएगा, तो वो करेगा। तो उसको जो ट्रस्ट दिया गया, एक्चुअली उसको मिस यूज यूज करता है। ठीक है। अभी देखिए इसमें, नो वन चेक्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रेगुलरली, ये आपके जो वीक एरियाज हैं, तो इनकी वजह से ये अपॉर्चुनिटीज एक्चुअली हैं। ये इंटरनल कंट्रोल जब वीक होता है, तो तब अपॉर्चुनिटी मिलती है, कि एक आपने एक आदमी को बिठाया हुआ है किसी एसेट्स के ऊपर, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, कुछ एसेट्स उसके हवाले किए हुए कि आपने इनको मॉनिटर करना है, आपने इनको चलाना है, आपके ये हवाले हैं। उसके बाद अगर आप उनको चेक नहीं करते, जैसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आप उनको चेक नहीं करते, तो फिर क्या होगा? जब रिपीटडली आप नहीं चेक करेंगे, 1 साल 2 साल से, उनको क्लियर हो जाएगा कि ये मैंने ही चेक करने हैं, मेरे अलावा किसी ने चेक करने, बॉस तो पूछते नहीं, बॉस तो फुली मेरे ऊपर रिलाय करता है। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि ये तो मैंने चेक करा, मेरे ऊपर तो किसी ने चेक नहीं करना। तो जब फाइनेंशियल प्रेशर आएगा, तो ये अपॉर्चुनिटी उसका काम करेगी। इसके आगे और रीजन जो है वीक इंटरनल कंट्रोल के बाद, वो ये है कि जब आप इंप्लॉयज को एक्सेस देते हैं, दोनों चीजों के, कैश की भी और अकाउंटिंग रिकॉर्ड की भी, कि रिकॉर्ड के अंदर वो चेंजेस भी कर सकें। अगर ये भी हो, मीन के दोनों चीजें एक ही आदमी के वाले, रिकॉर्ड भी उसी के पास है, कैश भी उसी के पास है, तो क्या करेगा? कैश को यूज करेगा अपने पास और रिकॉर्ड को अल्टर करेगा। तो ये इंटरनल कंट्रोल आपका जब वीक होता है। उसके बाद जो ऑडिट वगैरह है, वो अगर उसको ओवरसाइट मीन को उसको ओवरलुक करें, उसको अच्छे तरीके से ऑडिट भी ना करवाएं,
तो फिर भी ये भी उनको एक मोटिवेटिंग फोर्स प्रोवाइड करती है कि मेरे डिपार्टमेंट के अंदर तो ऑडिट भी इतना स्ट्रांग नहीं है, तो मैं ये जो फ्रॉड करूंगा, ये जो मैं मिस यूज करूंगा अपने अथॉरिटी का या ट्रस्ट का, तो ये बाद में डिटेक्ट नहीं होगा क्योंकि कोई पूछेगा ही नहीं। या आप पुराने सिस्टम को इंट्रोड्यूस रखते हैं, मीन कि वो पहले दौर में जब वो रजिस्टर्ड के ऊपर सारा रिकॉर्ड होता था और एक आदमी बैठा होता था, क्लर्क एक मुंशी बैठा होता था, बस उसी के पास सारा कुछ रिकॉर्ड होता था। अगर आप उसी सिस्टम को आगे लेकर चलते हैं और उसके ऊपर कोई डिजिटल कंट्रोल नहीं करते, डिफरेंट किस्म के डिजिटल कंट्रोल्स जो मॉडर्न मौजूद हैं एप्लीकेशंस के, गैजेट्स के, अगर आप उनको यूटिलाइज नहीं करते मॉडर्न साइंस को, साइंटिफिक को, तो फिर क्या होगा? फिर इससे भी उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो ऑनेस्ट पर्सन भी जो फ्रॉड कमिट करेगा। तीसरी चीज बताई मैंने कि वो अपने एक्ट्स को जस्टिफाई करेगा, वो खुद को भी जस्टिफाई करेगा और अगर पकड़ा गया तो अपने ऑनर को भी, उसको भी जस्टिफाई करेगा, उसको भी इस अंदाज से जस्टिफाई करेगा कि ये तो इतना मैटर था ही नहीं, ये तो कोई मसला ही नहीं था। जैसे कि मैं तो सिर्फ ये बारो कर रहा था, मैंने वापस करना था, ये मैंने वैसे थोड़ी देर के लिए लेकर गया था, मैंने तो वापस करने थे। या वो जस्टिफाई इस तरीके से भी करते हैं, भाई अगर मैं ये ना करूं तो कहाँ से कंपनी तो इतना नहीं देती। जैसे कि ये आप देखें कि आप एक एग्जांपल दें कि पटवारी होते हैं तो उनकी सैलरी क्या होती है? बहुत लोअर ग्रेड की होती है, मगर ऑन द अदर हैंड उनको उनके हवाले जो रिकॉर्ड किया जाता है, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, उनके बारे रिकॉर्ड किया जाता है, उन्होंने अपने प्राइवेट ऑफिस बनाए हुए होते हैं और प्राइवेट अपने एम्प्लॉय रखे होते हैं, तभी उन्होंने वहां से पे कैसे करना है। वो सिस्टम इस तरीके से होता है कि इतने एम्प्लॉयज के बगैर वो सिस्टम चल नहीं सकता, और एम्प्लॉय भी प्राइवेट होते हैं और उनके पास रिकॉर्ड होता है। तो जब ये चीजें चल रही होती है तो फिर वो जस्टिफाई कर लेते हैं खुद को कि गवर्नमेंट तो मुझे इस सिस्टम की रिपेयर नहीं करती, तो मुझे डेफिनेटली कुछ ना कुछ इधर से एडजस्ट करना है। तो वो ये इस तरीके से वो जस्टिफाई करते हैं। अच्छा, और वो ये भी अपने आप जस्टिफाई करते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दिया, 10 रुपीज तो है, 20 रुपीज तो ऐसा क्या हो जाएगा? तो ये 10 रुपीज 20 रुपीज करके वो इतनी अमाउंट, छोटी अमाउंट होती है कि वो कहते हैं कि ऑनर को पता ही नहीं चलेगा। तो और वो इसी तरह से करके हर रोज डेली करके वो फ्रॉड एक्चुअली हैवी लेवल का हो जाता है। या वो एक आदमी कर रहा होता है, उसके नीचे जितने और 10-15 एम्प्लॉय, सारे थोड़ा थोड़ा करके उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। और उसके बाद वो ये भी इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल जस्टिफाई करता है, मैं अकेला तो नहीं कर रहा, ये तो सारी दुनिया कर रही है, ये डिपार्टमेंट मेरे में मैं ही नहीं, ये सारे कर रहे हैं, तो फिर मैंने कर लिया तो फिर क्या हो गया? ये एक किस्म के रैशनलाइज करने का एक ऑप्शन उसके पास होता है, जो सेल्फ डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है माइंड के अंदर, ऑटो बिल्ट होता है। तो वो उसी को एक्टिवेट करते हैं, ऑनेस्ट बंदे के अंदर ये ज्यादा होता है डिफेंसिव मैकेनिज्म। तो वो उसी को एक्टिवेट करते हैं, वो एक्टिवेट ऑटोमेटिकली भी हो जाता है कि मैं कौन सा गुनाह कर रहा हूँ, मैं कौन सा जुर्म कर रहा हूँ, मैं कौन सा डिसऑनेस्ट डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ मैंने तो वापस कर देने हैं। तो वो एक्चुअली उस ऑफेंस को या उस जुर्म को या उस फ्रॉड को फ्रॉड समझ ही नहीं रहे होते। तो ये एक्सीडेंटल जो फ्रॉडस्टर होते हैं उसके ये तीन चीजें उसके एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट ये है, पहला एलिमेंट जो बताया मैंने को प्रेशर होता है। दूसरा एलिमेंट है प्रेशर के साथ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मीन इंटरनल कंट्रोल जो होता है वो वीक होता है। इंटरनल कंट्रोल जब वीक होता है तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जब अपॉर्चुनिटी मिलती है और प्रेशर होता है तो वो फ्रॉड कमिट करता है, और फिर उस फ्रॉड को रैशनलाइज करता है अपने आप से भी और लोगों के सामने भी। तो ये एक्सीडेंटल फ्रॉडस्टर होते हैं। ये इससे हमें पता चलता है कि ये रीजंस होंगे तो आप ईमानदारी पे ना रहें। एक बंदा बहुत ईमानदार है तो फिर उस वजह से वो कुछ भी नहीं करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ईमानदार है तो उसको अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उसके ऊपर प्रेशर होगा तो वो करेगा, और सिर्फ करेगा ही नहीं, वो जस्टिफाई भी करेगा। अभी यहाँ पे मैं कुछ एक्सीडेंटल और हैप्चुअल ऑफेंडर्स जो हैप्चुअल फ्रॉडस्टर हैं उनके दरमियान में कुछ डिफरेंस बता रहा हूँ। एक्सीडेंटल जो होते हैं वो एक्चुअली अनइंटेंशनली कर रहे होते हैं, मीन कि जब उनको जरूरत होती है और इत्तफाकन उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये नहीं कि उनका वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करते, खुद नहीं क्रिएट करते, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऑन द अदर हैंड जो हैप्चुअल होते हैं वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, वो डेलिबरेटली करते हैं और बार बार करते हैं और प्लान करके करते हैं। मीन के इंटेंशन का डिफरेंस होता है, एक्सीडेंटल जो तो वो अनइंटेंशनली करते हैं।
अच्छा, जो एक्सीडेंटल होते हैं उनको प्रेशर होता है तो उसके बाद जाकर करते हैं, अगर प्रेशर नहीं होगा तो वो नहीं करते। वो इंटेग्रिटी दिखाते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत ईमानदार हूं, मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे ऑनर को नहीं भी पता तो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। और ये इंटेग्रिटी किस वक्त तक रहती है? उस वक्त तक रहती है जब तक कि फाइनेंशियल प्रेशर नहीं होता। जब फाइनेंशियल प्रेशर होता है तो फिर उसके बाद ये फ्रॉड भी होते हैं। जबकि जो हैप्चुअल होता है वो अपॉर्चुनिटी खुद भी ढूंढता भी है और सिस्टम को एक्सप्लॉइट भी करता है, सिस्टम को यूज भी करता है, मिस यूज भी करता है, और वहां से अपॉर्चुनिटी खुद निकालता है। और अगली नेक्स्ट जो पहचान है वो, जो एक्सीडेंटल फ्रॉडस्टर होते हैं रूटीन में ये ट्रस्टेड होते हैं और इनका रिकॉर्ड क्लीन होता है और ये ऑनेस्ट लोग होते हैं। और जो हैप्चुअल होते हैं इनकी हिस्ट्री भी होती है, इस तरह के काम इन्होंने पहले भी किए होते हैं। इसके बाद जो एक्सीडेंटल होता है वो जस्टिफाई करता है, रेशनलाइज करता है कि ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं हो गई। जबकि जो हैप्चुअल है वो जस्टिफाई नहीं करता, बल्कि वो तो धमकी भी देता है, रिवेंज की थ्रेट भी करता है उनको कि एक्सक्यूज मी। जी, सॉरी मेरी कॉल आ गई थी तो मुझे कॉल के लिए जाना पड़ा। तो जो हैप्चुअल ऑफेंडर होता है, हैप्चुअल फ्रॉस्टर होता है, वो वो रेशनलाइज नहीं करता, बल्कि वो उल्टा धमकी भी देता है। और उसके बाद वो कोशिश करता है कि जो एविडेंस वगैरह उसको मैनिपुलेट भी करता है। और इवन के वो एविडेंस को भी कंटामिनेट भी करता है, और जो विटनेसेस वगैरह होते हैं उनको धमकी भी देता है, थ्रेट भी देता है कि मैं आपसे बदला भी लूंगा। तो ये हैप्चुअल की ये सिम्टम्स होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि जो एक्सक्यूज मी, जो एक्सीडेंटल होता है ये गिल्ट भी फील करता है। जब इससे मसला हो जाता है तो फिर वो गिल्ट भी फील करता है कि ये मुझसे गलती हो गई। और अगर इसको कोई पकड़ा जाए तो ये माफी भी मांगता है और रिटर्न करने का प्रॉमिस भी करता है। जबकि जो हैप्चुअल होता है वो टेक्निक्स ढूंढता है कि मैं किस तरीके से इसको हाइड करूं। और वो माफी की तरफ तो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि नहीं जाता, बल्कि वो तो रिवेंज की तरफ जाता है। तो ये दोनों में पहचान है कि ये आदमी हैप्चुअल है और ये एक्सीडेंटल है। जरूरी नहीं कि एक आदमी ने आपके सामने फ्रॉड किया हो, अगर ये वाली उसके सामने चीजें मौजूद हैं तो वो हैप्चुअल है। और जो आप जिसको ऑनेस्ट और नेक समझ रहे होते हैं कि ये बंदा तो बिल्कुल नहीं कर सकता, प्रीवियस कैरियर, प्रीवियस प्रीवियस जो रिकॉर्ड है वो भी क्लीन है, नीट है, तो वो भी कमिट कर सकता है। फ्रॉडस्टर का मतलब यहाँ पे आप यही लीजिएगा, फाइनेंशियल फ्रॉड, कि आप के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर वो है तो वो फ्रॉड किसी किस्म का भी फाइनेंस के साथ कमिट कर सकता है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको कैसे कंट्रोल कर सकती है इसको? ये वही जो ऊपर उसने अपने वीक पॉइंट छोड़े छोड़े हैं, लूप होल्स, उन्हीं को अगर ओवरकम कर ले तो ऑर्गेनाइजेशन इसको कंट्रोल कर सकती है। ऑर्गेनाइजेशन को जो सबसे पहला इनेबलर है वो ये है कि अपना इंटरनल कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग करे, ये रिलाय ना करे इंडिविजुअल के ऊपर कि मैंने अगर एक सीईओ, सीएफओ या मैनेजर या कोई इस तरह का आदमी, वो बहुत ईमानदार डेडिकेटेड बिठा बिठा दिया, हु इज नोन एज द मैन ऑफ इंटेग्रिटी, तो मैंने उसको इधर बिठा दिया तो वो अगर बैठ गया तो बस मेरा सिस्टम ठीक है, ओके है, दैट्स। ऐसा नहीं है। आपने इंटरनली जो भी आदमी है जिसको भी आपने सिस्टम दिया है, आपने इंटरनल सिस्टम को
उसको हाई मीन कंट्रोल रखना है। जो आपके इंटरनली कंट्रोल है उसको स्ट्रांग करना है। इसको इंटरनली कंट्रोल स्ट्रांग करने का तरीका कार क्या होता है? मीन के सिस्टम के अंदर ही चेक्स एंड बैलेंस होना चाहिए। एक चीज के, किसी को एक चीज दी है ना, अगर कोई आर्टिकल दिया है ना, तो उसको चेक करने का अख्तियार भी उसी के पास नहीं होना चाहिए। अगर सारे के सारे इख्तियारात एक ही पास हैं, एक के पास हैं, तो फिर वो मिस यूज करेगा। तो इसका तरीका कार ये है कि अगर अथॉरिटी किसी को दी है या किसी को कोई चीज एसेट दिया है, तो उस एसेट को चेक करने का अख्तियार किसी दूसरे के पास दें, और उसके ऊपर भी फर्दर एक चेक लगाएं। और आजकल जिस तरह के डिजिटल गैजेट्स हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इनको जरूर यूज करें। इस वजह से नहीं कि चूंकि मैं डेडिकेटेड बंदा है, अगर मैं यहाँ पे अगर गैजेट्स को यूज करूंगा तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि जी मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। वो कहे या ना कहे, ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, और ये साइकोलॉजी उसके लिए जरूरी है कि आप अपना सिस्टम जो उसको एनेबल करें। दूसरी जो एनेबलर है वो ये है कि जो जिसने मैंने अभी बताया आपको कि ड्यूटीज की सेग्रीगेशन, अगर एक ही आदमी के हवाले सब कुछ किया गया है, वो ही उस एसेट्स का की कस्टडी भी उसी के पास है, उनको यूटिलाइज भी उसी ने करना है, उसको ऑडिट भी उसी ने करना है, उसको कोई चेक करने वाला नहीं है, उसके ऊपर कोई किसी का क्रॉस चेक नहीं है, तो फिर यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको चाहिए कि एक एसेट है उसने रखा हुआ है किसी डिपार्टमेंट के अंदर, जिस तरह मैंने कूलर की बात की है। कूलर अगर किसी की कस्टडी में दिया हुआ है, तो कम से कम उस कूलर की मेंटेनेंस या उसकी इंस्पेक्शन, पीरियाडिक इंस्पेक्शन, मंथली, डेली, वीक के बाद, वो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो साइन करे, आके देखे कि हाँ ये मैंने इंस्पेक्ट कर ली, मैंने चेक कर ली। या उस पर अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो किसी और के पास हो, या उसकी इन्वेंट्री किसी और के पास होनी चाहिए कि आप यूज आप करें, मगर ये इन्वेंट्री मेरे के पास है, मैं जब चाहूँ उठा यहाँ से वापस ले लूँ। तो ये जो सेग्रीगेशन है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ये जरूरी है। ऑडिटिंग सिस्टम अगर आपका पोर है, मॉनिटरिंग ठीक नहीं है, तो फिर भी ये एक्सीडेंटल फ्रॉडस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। एक्चुअली मैं पूरी इस जो लेक्चर के अंदर कहना क्या चाह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी अगर किसी को भी मिलेगी, और अगर उसके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर होगा, तो वो फ्रॉड कमिट करेगा, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान देगा। इंटेग्रिटी तब तक रहेगी जब तक फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है। जब फाइनेंशियल प्रेशर होगा और अपॉर्चुनिटी भी होगी, तो फिर इंटेग्रिटी नहीं होगी। तो इसलिए सब कुछ आपका बिजनेस इंटेग्रिटी के ऊपर सिर्फ रिलाय नहीं कर सकता। बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है कि उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है, उस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग किया जाए। प्रिवेंटिव मेजर्स फाइनली आपने कौन कौन से लेने हैं कि जिससे आप इन चीजों से बच सके? अवेयरनेस एंड एजुकेशन। ये सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एजुकेशन ज्यादा जरूरी है कि आपको खुद पता हो कि ये चीजें सिर्फ और सिर्फ इस चीज के ऊपर मीन कि इसमें हम कोर्स ये कर रहे हैं, एजुकेशन लेने। इसके बाद इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम आपका स्ट्रांग, और विसल ब्लोअर की पॉलिसीज होनी चाहिए। विसल ब्लोअर का मतलब ये है कि वो बंदा जो पॉइंट आउट करे कि यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है। अभी अगर वो पॉइंट आउट करने वाले को अपना अगर खदशा हो कि मैं पॉइंट आउट करने के बाद मैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड नहीं हूँ, तो वो प्रॉब्लम बन जाता है। इसका मतलब ये कि विसल ब्लोअर जो है, जो आपका स्पाइंग सिस्टम है, जो आपने वहां पे एक बंदा छोड़ा हुआ है या बंदे को उसको ओपन किया हुआ है, कि जो बंदा फ्रॉड को हाईलाइट करेगा, उनको ये बेनिफिट्स भी हैं, और उनका किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये जो विसल ब्लोअर्स हैं ये जरूरी होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। विसल ब्लोअर्स जो आपको इन्फॉर्म कर, आप सिस्टम के अंदर इन्फॉर्मर्स जो होते हैं, इन्फॉर्मर्स आप जरूर क्रिएट करें। इनके कुछ ना कुछ बंदों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी जाए कि ये चीजें आपके आपके कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में किसी और के, मगर इसमें अगर ये चीजें होने लगे तो आपने हमें इन्फॉर्म करना है। तो ये इंफॉर्मेशन का जो सिस्टम है, इंटरनली स्पाइंग सिस्टम, इंटरनली विसल ब्लोइंग का सिस्टम, इसको स्ट्रॉन्ग करें, इसकी पॉलिसीज होनी चाहिए। क्योंकि ये आपको स्टार्ट में ही क्लियर कर देती हैं कि यहाँ यहाँ चीज़ों, ये इसको कहते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच। एक होता है रिएक्टिव अप्रोच। रिएक्टिव अप्रोच होती है हमारे लॉ की अप्रोच होती है कि जो काम हो जाए तो उसके बाद पनिशमेंट या ये वो चीज़ें। ये प्रोएक्टिव अप्रोच होती है कि काम होने ही ना दें, ये फ्रॉड होने ही ना दे। तो इस पर तीसरी चीज मैं बता रहा हूँ प्रिवेंटिव में, ये अर्ली फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम। कि एक बार अगर किसी ने फ्रॉड किया उसको छोड़ देना, दूसरी बार किया फिर उसको, इस तरह करके नहीं। फ्रॉड होने से पहले ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये सिस्टम है, अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है, फाइनेंशियल प्रेशर भी मौजूद है। तो ये रेड फ्लैग्स हैं, यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है।
तो और आपने वहां पे कोई इंटरनल कंट्रोल भी नहीं रखा हुआ, कोई विसल ब्लोअर पॉलिसीज भी नहीं है, तो अगर ये चीजें हैं तो फिर फ्रॉड के कमिट होने के चांसेस हैं। तो आपका अर्ली डिटेक्शन सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो फाइनली ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर उसको फ्रॉड को डिटेक्ट करने के, प्रिवेंट करने के मैकेनिज्म नहीं है, तो ये इनकरेज कर रही है एक ऑनेस्ट एम्प्लॉय को कि वो लाइन क्रॉस करे, और जब भी प्रेशर उसको मिल, प्रेशर आए, फाइनेंशियल प्रेशर या फैमिली प्रेशर, जो प्रेशर हमने डिस्कस किए हैं, तो फिर वो लाइन क्रॉस करेगा और फिर वो फ्रॉड कमिट करेगा। तो एक्चुअली आपने ये इसके एग्जांपल इस तरह है कि बिल्ली को हवाले कर दिया है गोश्त, और उसे कहा कि आप इसकी हिफाजत करें। तो वो ऐसा नहीं है पॉसिबल कि बिल्ली को भूख लगेगी और वो कहेगी नहीं मैं नहीं खाती, ऐसा नहीं है। तो जब भी आप किसी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी के हवाले एसेट्स करते हैं, तो उसके ऊपर एक चेक्स का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करना है। तो आज हमने ये डिस्कस किया एक्सीडेंटल फ्रॉडस्टर और जो हैप्चुअल फ्रॉडस्टर है उनके दरम्यान में क्या डिफरेंस होता है, और कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिससे ये क्लियर हो गया ये आदमी फ्रॉड कर सकता है, और कौन से ऐसे रीजंस हैं जब एक ऑनेस्ट आदमी भी फ्रॉड करता है। क्लास के 1 मिनट के बाद ये हमारी जो जूम की मीटिंग खत्म हो जाएगी। आप लोग दोबारा इसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। रेदर अभी स्टॉप करके मैं दोबारा क्लास ऑन करता हूँ, उसमें आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, और क्वेश्चन आंसर के बाद हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। जी, किसी का क्वेश्चन तो कर लें। शाबाश। एनी क्वेश्चन? अगर नहीं है क्वेश्चन तो फिर रिकॉर्डिंग के बाद दोबारा आने की जरूरत नहीं है, इसके बाद मीटिंग के बाद। नो क्वेश्चन? चलिए फिर हम कल मुलाकात करते हैं, कल की क्लास के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज। ऑफिसर।